अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिर महमूद और मैं इस वक्त ऑनर्स कर चुका हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो आज हमारे बहुत ही अज़ीज़ और दोस्त और सादे मोहतरम जनाब नईम मुर्तज़ा साहब ने जो है वो कहा कि हमने जो है वो अपने जो भी अभी ऑनर्स तक या एमफिल के दाखिले तक जो भी स्ट्रगल है या जिस तरह मैं गांव से निकला और यहाँ लाहौर में आकर जो है वो अपने कदम जमाए और जिस तरह स्ट्रगल की उसकी कुछ कहानी जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दरअसल मैं हमेशा घर वालों से भी ये कहता होता हूँ कि जब भी कोई भी शख्स या कोई भी नस्ल या कोई भी जनरेशन आगे निकलती है तो उस जनरेशन के आगे निकलने में सिर्फ वही जनरेशन जो है वो हकदार नहीं होती, क्रेडिट लेने की हकदार नहीं होती, बल्कि उसके पीछे 2-3-4 जनरेशन्स की मेहनत लगती है। तो चूँकि परदादा जी जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एजुकेशन को, वो ख़ुद भी इंग्लिश फ़ौज में थे, उनके बाद दादा बू आए, उन्होंने भी FA तक जो है वो एजुकेशन हासिल की, मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनके अब्बा जी की डेथ हो गई, वो भी नहीं आगे उसको कंटिन्यू कर सके। फिर मेरे अब्बा जी ने 2-3 मास्टर्स किए, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी फैमिली से कोई निकले जो मास्टर से आगे भी जाए। तो दादा बू की सोबत में बचपन में मैं 3री-4थी क्लास से ही अखबार पढ़ना शुरू हो गया। फिर मेरे मामू थे, वो हालांकि जमात इस्लामी के वो रुकन थे, तो वो मुझे जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ाने के लिए उनके मैगज़ीन्स ला के देते थे। तो मैं 3री-4थी क्लास से ही मैगज़ीन्स पढ़ना शुरू हो गया, पैगाम डाइजेस्ट पढ़ना शुरू हो गया। वहाँ से मेरी जो बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो भले जैसी भी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में स्टोर होना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूसरे जो जराइद हैं जिनमें फूल और तालीम और तरबियत और ये पढ़ना शुरू कर दिए। खैर इस तरह ज़िंदगी चलती रही और मैट्रिक आ गया और मैंने मैट्रिक में बगैर किसी पेशो पसो पेश के रट्टा शट्टा फुल लगाया और मैंने 982 मार्क्स हासिल किए 1050 में से। वो उस वक्त 94 बने, 94%। और चकवाल के तमाम जो सरकारी इदारे थे उनमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी और ओवरऑल जो है वो मैं टॉप 10 में था। उस वक्त मुझे उर्दू धोखा दे गई। अगर मेरी उर्दू में 10-20 नंबर भी ज़्यादा होते, 114 थे, तो मैं यकीनी तौर पर बोर्ड में भी किसी पोजीशन पर जो है वो फायज हो सकता था। बहरहाल उस बेस पे मुझे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में आंटी ने कहा कि आप यहाँ पर FSC में दाखिला लें और ये बड़ी प्रेस्टीजियस जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आना आपके लिए बाइस एज़ाज़ है। तो भले आप ना यहाँ पढ़ें लेकिन एक दफ़ा दाखिला ले लें तो ये भी आप सारी ज़िंदगी बताते रहेंगे कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया था। तो जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी सारा हमें जो है वो ज़लालत देखनी पड़ी, भाग दौड़ थी एडमिशन के लिए। रमज़ान था और मैं भी रोज़े से था, अब्बा जी भी रोज़े से थे। तो एंड पे अब्बा जी जो है ना वो बैठ गए और हमें सामने जो है वो टावर नज़र आ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज का। अब्बा जी कहते हैं हाँ भाई बताओ रहना है कि नहीं रहना। तो मैंने एक नज़र डाली टावर पर, तो मैंने कहा नहीं अब तो हम यहाँ जब आ ही गए हैं तो अब तो नहीं छोड़ के जा सकते। खैर अब्बा जी की बड़ी हिम्मत और बड़ी उनको दाद देनी बनती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त किए और मुझे यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पर आके टोटली तौर पे एक डिफरेंट सिनेरियो था। तालीमी और करिकुलर जो स्पेक्ट्रम था उसके साथ हटकर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लाहौर में आकर 1-2 साल तो मुझे एडजस्ट करने में लगे। बहरहाल ये है कि फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ। सेकेंड ईयर जो हमारा था 2014 में, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 150वां साल था, 150वां साल था। तो उस साल में मैं लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना इकबाल हॉस्टल में। बहुत ज़्यादा तकरीबात करवाई। वहीं से बेसिकली मैं आप वो कहते हैं ना कि जिस तरह रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो लॉन्चिंग पैड होता है, तो वो लिटरेरी सोसाइटी वो इकबाल हॉस्टल वो मेरे FSC के दिन मेरे लिए लॉन्चिंग पैड का जो है वो उन्होंने हैसियत उन्होंने इख्तियार की। और जो मेरे वहाँ पे उस्ताद मोहतरम थे जो जिनको मैं अब भी मुर्शिद पाक कहता हूँ, डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया मुझे पॉलिश करने में, ग्रूम करने में। क्योंकि तब मैंने लिखना शुरू कर दिया हुआ था, मैं कुछ छोटे छोटे मज़ामीन कहानियाँ वगैरह लिखता था। दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कैसी बातें लिखता है, लेकिन सर संजरानी हमेशा कहते हैं कि यार ज़ाहिर तुमने बड़ा अच्छा लिखा है और इसमें ये कुछ छोटी छोटी खामियां हैं, इनको दूर करो और अगली दफ़ा इससे ज़्यादा खूबसूरत लिख कर लो। तो मैं हर दफ़ा पिछले से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता और इसी जो है वो बेहतर करने की कोशिशों में मैं जो है वो पॉलिश होता गया। और यहाँ तक कि मेरी दादी अम्मा का इंतकाल हुआ मार्च-अप्रैल में, तो मैंने उनका खाका लिखा। तो सर संजरानी साहब वो खाका पढ़ के ना उठ खड़े हो गए, कहते यार ये तो मैं रावी में छापूँगा, ये तो इतना अच्छा, और तुमने जो बुज़ुर्गों की खसूसियात और खसलतें हैं उनको बड़ा हाउ बहू वैसे का वैसे ही तुमने लिख दिया और ये बड़ी अच्छी तहरीर है। तो जब मैंने सुना कि ये रावी में छपेगी तो मेरा जो मोराल था वो मज़ीद बुलंद हुआ।
खैर फिर मैं लिखता गया, मुझे एफएससी रिपीट करनी पड़ी मेडिकल के चक्करों में। खुदा का करोड़ों शुक्र है मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ और मैं दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज आ गया और यहाँ पे मैंने बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया और रावीन की बेस पर लिया। और सारे कह रहे थे कि यार अगर तुम लिटरेचर में हो इंटरेस्टेड तो तुम्हें तो उर्दू में जाना चाहिए था, यहाँ केमिस्ट्री में आने की क्या ज़रूरत थी। तो लेकिन फिर ये है कि आपका इंटरेस्ट होना और बॉन्डिंग होना, चूँकि मैं बेसिकली तो एक साइंस स्टूडेंट था और मैं मैट्रिक से ही जो बायोडाइवर्सिटी थी और जो उनके एक्सटिंक्ट होने के जो ख़तरात थे और इस तरह की जो चीज़ें थी जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनमें बड़ा कीन था। एफएससी में आके मैंने जेनेटिक्स के हवाले से एक रिसर्च भी की थी छोटी सी। अपनी ही फैमिली में एक जेनेटिक डिजीज़ है, उसकी पेडिग्रीज़ बनाकर मैंने उसको फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ ये बीमारी जा सकती है और बहुत सारी कुछ इस तरह सी चीज़ें मेरी अटैच हो गई थी साइंस के साथ। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं उर्दू लिटरेचर में जाऊँ। और फिर उर्दू लिटरेचर में अगर आप बिलफर्ज चले भी जाएँ तो मेरे ख्याल में अगर आप उर्दू लिटरेचर में जाते हैं तो आप केमिस्ट्री का लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं केमिस्ट्री का लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ उर्दू का लिटरेचर तो पढ़ सकता हूँ ना। तो खैर फिर जब मैं आ गया अपने ऑनर्स को स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर मैंने अन्नी डाल दी क्योंकि यहाँ फिर साइंस पढ़ना, आप 24 घंटे साइंस नहीं पढ़ सकते, आप पूरा सेमेस्टर साइंस या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ये आपका स्मार्ट वर्क होता है, ये आपकी स्ट्रगल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसको हैंडल करते हैं। टाइम को मैनेज किया, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पे मैंने मजलिस इकबाल को बतौर स्टेज सेक्रेटरी ज्वाइन किया। डंकलिफ केमिकल सोसाइटी में भी स्टेज कोऑर्डिनेटर के जो है वो ज्वाइन कर लिया, मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई और को एडिटर सिलेक्ट हो गया रावी का और गज़ट का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा कि कंपेयरिंग में मेरा हाथ अगर अच्छा जा रहा है तो मैं इस चीज़ को आगे लेकर चलूँ। और दूसरा साल था तो दूसरे साल को मैंने मंसूब कर दिया कि ये कंपेयरिंग का साल है अपने ही तई। तो फिर उस साल मैंने कुछ 10-15 इवेंट्स की कंपेयरिंग की, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उसमें भी एक सेशन मैंने मॉडरेट किया था। बहुत सारी फिर एक्नॉलेजमेंट्स मिलना शुरू हो गई। फिर दूसरे साल ही मैं रोवर्स क्लब जो है गवर्नमेंट कॉलेज का, वो सबसे कदीम रोवर्स क्लब है हिंदुस्तान का, तो उसको ज्वाइन किया। और फिर उसके साथ पंजाब रोवर्स मूट होती है हर साल मरी में, 2 दफ़ा उनके साथ गया। वहाँ पे मैंने 7 पंजाब लेवल की पोजीशंस ली। आल पंजाब नात में 2nd पोजीशन आई, तिलावत में 1st पोजीशन आई, डिबेट्स में 2nd पोजीशन आई, मिली तराने में 3rd पोजीशन आई। तो ये मिल मिला के मेरी 7-8 पोजीशंस बनती हैं जो मैंने आल पंजाब लेवल पे रोवर्स मूट में जो है वो अचीव की हैं। खैर तीसरा साल था और तीसरे साल से पहले मेरी एक ट्रांसलेशन दिल्ली से जो है वो शाया हो चुकी थी। मैंने कश्मीर के हवाले से एक आर्टिकल था, एक कॉलम था सजाद अज़हर पीरज़ादा साहब का, वो ट्रांसलेट किया और उसे मरकंडे कटजू साहब ने इंडिया से दिल्ली से शाया किया था। तीसरे साल फिर उसी ट्रांसलेशन की बुनियाद पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की बड़ी ही प्रेस्टीजियस सोसाइटी सोंदी ट्रांसलेशन सोसाइटी का जो है वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया, जो कि 1937 से काम कर रही है। इसका एक मैगज़ीन निकलता है रिक्रिएशंस के नाम से, तख्लीक़ मुकर्रर के नाम से, और उसमें बड़े बड़े राइटर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं उनका लिटरेचर जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। तो मैं खैर उसका प्रेसिडेंट बना। वो काफ़ी अरसे से जो है वो डाउन जा रही थी। उसके हफ्तावार इजलासों का आगाज़ किया, 3-4 उसके सेमिनार्स करवाए, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के हवाले से एक प्रोग्राम करवाया। हमारे नजमुस सहर भट्ट साहब हैं, उनको रशिया का एक बड़ा अवार्ड है पुष्किन अवार्ड, वो मिला, तो हमने उनके एजाज़ में और उनकी जो खिदमात हैं अदब के लिए उन पर एक सेमिनार रखा और बड़ा VIP सेमिनार रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सोंदी ट्रांसलेशन सोसाइटी को अगर अपने सेशन में, अपने बैच में या अपने इस दौरानिए में पूरी यूनिवर्सिटी में अगर मुतारफ़ करवाया है तो वो मेरे ही सेशन में आके इन सरगर्मियों की वजह से जो है वो मुतारफ़ करवा पाया हूँ। तो अल्लाह करेगा कि वो आगे भी उसकी रवायात चलती रहेंगी और मुझे तो खुशी है कि अब तो मैं भी उन रवायात का हिस्सा हूँ। चौथे साल में फिर यूँ हुआ कि मुझे बज़्म नज़ीर एक सोसाइटी है न्यू हॉस्टल में, तो उसकी सदारत की जो है वो मनसब पर बिठाया गया कि हाँ ये आपने काम करना, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था 3rd ईयर में उसका। अब बज़्म नज़ीर जो है वो न्यू हॉस्टल की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जो वहाँ पे तमाम फंक्शन, चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे वो वेलकम जो है वो डिनर हो जूनियर्स को, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई भी तकरीब हो जो बाहर से आने वालों के लिए हो या वहाँ के रहने वालों के लिए हो, कोई बड़ा फंक्शन हो तो उसको बज़्म नज़ीर ही जो है वो टैकल करती है। उसका प्रेसिडेंट होना बड़े एजाज़ की बात है। जब कोई भी फंक्शन होता है, वाइस चांसलर साहब आते हैं, वार्डन साहब आते हैं, वो जब स्टेज पे बैठते हैं तो स्टूडेंट्स का एक ही नुमाइंदा वहाँ उनके साथ बैठ सकता है।
तो ये बज़्म नज़ीर का प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ। खैर इसके साथ साथ जो चीज़ चलती रही, जो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ से मंसूब नहीं की, लेकिन ये है कि ये भी एक अचीवमेंट थी कि मेरे 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं, उसके साथ साथ रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा पाकिस्तान, रोज़नामा औसाफ, रोज़नामा हालात, रोज़नामा अशर्क, वीकली इनकलाब, ये इन तमाम अखबारात के जो अदबी पेज हैं, जो एजुकेशन एडिशंस हैं, जो इनके ओवरऑल कॉलम जो एडिटोरियल पेजेस हैं, उन पर भी मेरे जो है वो कॉलम्स और ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए। और फिर उसके बाद हम सब पे पब्लिश हुए बहुत सारे आर्टिकल। दानिश.com पे जो है वो मेरे फ़िल्म रिव्यूज़ पब्लिश होना शुरू हो गए। और जो अदब है उसकी मुख्तलिफ़ जनर्स में लिखा, अफसानचे लिखे, सफ़रांचे लिखे। इरफान शऊद साहब हैं व्याड़ी से बुरे वाला से, उन्होंने सफ़रांचे की जो नई जनर का जो है वो उन्होंने एक इजाफ़ा किया, मुख्तसर तरीन जो है वो सफ़रनामे को सफ़रांचे का नाम दिया। तो मैंने भी फिर सफ़रांचा लिखना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़ी मकबूलियत उन्होंने हासिल की। और जब मैं अब अपनी किताब छपवाने के लिए पब्लिशर के पास गया तो पब्लिशर ने बाकी तमाम जनर्स को छोड़कर सफ़रांचे को गौर से देखा और पढ़ा, तो उन्होंने बड़ा सराहा उसको कि ये आप इसमें वाकई नज़र आता है कि काम हो रहा है। खैर उसके अलावा खाके लिखे, बानो कुदसिया से मिला, उसके अलावा सनावर चदर साहब से मुलाकात हुई और जावेद इकबाल साहब से और बहुत सारे लोग। तो उनसे जो रिलेटेड वाक़यात थे, हालात वाक़यात थे, कुछ यादें थी, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब भी उनमें शामिल हैं। उन पर फिर मैंने 10-12 खाके यादें लिखी। फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन है और इन सारों को मैंने सेलेक्ट करके अपनी एक किताब की सूरत में ढोलकी के नाम से जो है वो इकट्ठा किया। वो इंशाल्लाह अनकरीब पब्लिश होगी। और इसके अलावा मतलब अब इतना सारा कुछ तो हो गया। उर्दू पॉइंट पे भी मुझे जो है वो एंकर पर्सन के तौर पे काम करने का मौका मिला 1 साल पहले, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बेहतरीन जा रहा है और साल होने वाला है। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, अगस्त 2018 में, और अब अगस्त 2019 आ गया, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। 40-50 के लगभग मैंने इंटरव्यूज़ किए, बड़े बड़े नामवर लोगों के, बड़े बड़े स्कॉलर्स के इंटरव्यू किया और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और अब मेरा ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है और मैं एमफिल के लिए आगे दाखिला देख रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज या फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में जो है वो जाने की ख्वाहिश है मेरी। इस दौरान मैंने 3-4 इंटर्नशिप्स की हैं। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेंटर GCU में 3 माह की इंटर्नशिप, और लेदर इंडस्ट्री है लिबरमैन इंटरनेशनल सियालकोट में, वहाँ पर एक माह मैंने इंटर्नशिप की। और अभी पाक चाइना केमिकल्स में, चूँकि अपनी फील्ड से भी तो रिलेट रहना है ना केमिस्ट्री के हवाले से, तो वहाँ पर भी 1 माह की मेरी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो रही है। और बाकी सिंध और पंजाब के जो इलाके मैंने घूमे, जिनके हवाले से मैंने सफ़रांचों में लिखा, मुख्तलिफ़ पोस्ट में लिखा, और जिन्होंने आम मकबूलियत भी हासिल की, वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के सफ़रांचे लिखूँगा, बलूचिस्तान भी जाऊँगा, KPK भी जाऊँगा, आज़ाद कश्मीर भी जाऊँगा, और उनको फिर अलग से सफ़रांचों की एक किताब जो है वो मुरतब करूँगा। बाकी मेरी नेक तमन्नाएँ आप सब के लिए। मेरी एक ही आप लोगों को तजवीज़ है, नसीहत तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद छोटा हूँ और नसीहत लेने की उम्र में हूँ। तजवीज़ और मशवरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें। आप अपना टाइम ज़ाया मत करें मोबाइल पे। ठीक, मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं भी फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इवन मुझे भी इरिटेशन होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को ख़ुसूसी ध्यान से आप जो है वो उसको तवज्जो से देखें। आप जितना टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं, इतना ही टाइम आप अपनी तफरीही सरगर्मियों को भी दें, इतना ही टाइम आप क्रिएटिव सरगर्मियों को भी दें, इतना ही टाइम आप लोगों को मिलने को भी दें। लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर हो रहा होता है, उनके जो बिहेवियर आपको शो होता है, पता चलता है उनके ऊपर कितनी डेवलपमेंट है। आप अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपके ऊपर होती है उसको ग्रूम करने के लिए आप दूसरों पर हुई ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें। इस तरह आप ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और सोसाइटी में एक बेहतर अंदाज में सामने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।